जैसा कि हम इंडियन ज्योग्राफी में अपने बात कर रहे हैं अभी ग्रेट इंडियन प्लेटू की, द इंडियन प्लेटू, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भाग की बात कर रहे थे। और अभी हमने एक इसके इंट्रोडक्शन ले लिया था, इसकी सीमाओं के बारे में जाना था, कौन कौन से हिस्से इसके हैं उनको भी हमने जाना था। बुंदेलखंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, डेक्कन प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू, तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार, इन सब चीजों के बारे में हमको बात करनी थी डिटेल में। पहले हमने एक छोटा सा इंट्रो लिया था कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, उसी को हम अभी अब डिटेल में करते हुए चलते हैं, और जिसके बाद में हम आइडिया हो जाएगा हमको कि कितना कैसे इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने होंगे एग्जाम में, अगर सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, अगर ऑब्जेक्टिव में चीजें आती हैं तो हमको क्या करना होगा, वो सारी चीजें हम इसमें कवर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे होंगे कि इसमें भारत के पठार में, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, उसमें कई हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। मेनली तो हम दो पार्ट में देखे थे, नर्मदा के ऊपर का, नर्मदा नदी जो हमारी है, नर्मदा नदी जो हमारी फ्लो करती है, उसके ऊपर में हमने सेंट्रल हाईलैंड देखा था, ठीक है, मध्य उच्च भूमि, और नीचे हमारा डेक्कन का पार्ट था, ठीक है, डेक्कन का पार्ट था। तो मेन तो ये दो डिवीजन हो जाते हैं, नर्मदा के ऊपर में नॉर्थ में और नर्मदा के साउथ में। बट फर्दर अगर हम जब देखते हैं तो सेंट्रल हाईलैंड के भी डिवीजन होते हैं, जैसे कौन कौन से, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग प्लेटू, मेघालय प्लेटू, ये भी हिमालय का पार्ट नहीं है बल्कि किसका पार्ट है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की बात का पार्ट है, इसके बारे में हमने देखा था। डेक्कन प्लेटू में भी कई भाग आ जाते हैं हमारा, जैसे कर्नाटक प्लेटू हो गया, तेलंगाना प्लेटू हो गया, दंडकारण्य पठार हो गया, ये हमारे किस में आ जाते हैं, ये हमारे आ जाते हैं डेक्कन प्लेटू में। तो इन सब चीजों को हमको आगे बढ़ाते हुए भी आगे चलेंगे और देखते चलेंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर हमको है। साथ ही हमने कुछ रेंजेस के बारे में बात की थी, उनको भी हम देखेंगे। अभी अरावली रेंज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा विंध्यन रेंज है, ठीक है, सतपुड़ा का भी रेंज होता है। तो ये रेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं, इनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ पे है, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए और शुरू करते हैं। नोट्स अपने साथ में आप बनाते रहिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना होने पाए, और आप एक प्रॉपर नोट्स में बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। हो सकता है थोड़ा सा स्पीड अधिक हो, लेकिन अगर आप बार बार देखेंगे तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही बार देख सकते हैं, थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं। जैसे भी आपको लगता है उस तरह से आप करेंगे, आपका क्लियर होता जाएगा। तो जैसे अगर हम बात करते हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सीमाओं की, बाउंड्रीज की, तो नॉर्थ वेस्ट में तो आप देख पा रहे हैं, क्या नॉर्थ वेस्ट में ये हमारा कहाँ तक है, दिल्ली कटक, यानी कि अरावली तक हमको इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। अरावली राजस्थान तक में हमको इसका विस्तार देखने को मिलता है। जबकि ईस्ट में अगर हम कहते हैं पूर्व में, तो राजमहल की पहाड़ियां जो हैं, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, वहां तक में हमको इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। वेस्ट में अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट में हमारी गिर की पहाड़ियां जो हैं गुजरात में, वहां तक हमको देखने को विस्तार मिलता है। जबकि साउथ में अगर हम बोलते हैं तो हमको कार्डमम या इलायची जो हमारा क्षेत्र है, वहां तक हमको इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ओवरऑल नॉर्थ वेस्ट साउथ का विस्तार तो हम ये देख सकते हैं कि इतने पूरे के पूरे क्षेत्र में हमारा प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पर हैं, ये तीनों श्रेणी, जो हमारा मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार जो हमारा है वो भी किसका भाग है, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा ना कि ये हमारा भाग किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा मेघालय का पठार या शिलांग का पठार, जो भी आप कहना चाहें उसको आप कह सकते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा यहाँ पर, और यहीं पर आपको गारो, खासी और जयंतिया, तीन श्रेणियां आपको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया। इस नाम से यहाँ पर ट्राइब्स भी पाई जाती हैं, जिनके नाम पर इन श्रेणियों का अगर कहें तो नाम रखा गया है, तो गलत नहीं होगा वो, गारो, खासी, जयंतिया। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट हैं। इधर में हमारा क्या पड़ जा रहा है, पश्चिमी घाट, और यहाँ पे हमारा क्या पड़ जा रहा है, पूर्वी घाट। तो पूर्वी
वह पश्चिमी हमारी घाटियां भी हैं, जिनके बारे में हम जब हमने अपना चैप्टर शुरू किया था तो सबसे पहले हमने इन्हीं से बात की थी। पश्चिम में थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट है। पश्चिम में हमको, वेस्ट में हमको कौन कौन से घाट मिलते हैं? थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। अगर हम नासिक से पुणे तक की बात करते हैं जैसे, तो वहां पर हमको भोर घाट मिलता है, थाल घाट मिलता है। साउथ में जब हम केरल की तरफ जाते हैं वहां पर हमको पाल घाट मिलता है। तो वेस्ट में इस तरह से हमको 3 घाट भी देखने को मिल जाते हैं। उनको हम आगे चलकर अभी देखेंगे, घाट तर्रे वगैरह सब देखेंगे। अब बस अभी इतना रिमाइंड रखिए कि पश्चिम के घाट में हमको थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट 3 देखने को मिलते हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की ऊंचाई की अपेक्षा ये 900 से 1600 मीटर है। देखिए, हमने पहले कहा था ना कि जब पहले यहाँ पर जब प्लेट का मूवमेंट हो रहा था और यहाँ पर जब ये तिब्बतन प्लेटों से टकराई तो यहाँ पर क्या हुआ? दरार पड़ गए थे। इधर यहाँ पर दरार पड़ा और समय के साथ में ये दरार क्या हुआ? टूटा और समुद्र में डूब गया। तो यहाँ पर एक क्या हुआ? खड़ा कगार बन गया इस पोर्शन में, और खड़ा कगार बनने से और उठ जाने से आगे जब ये टकराया यहाँ पर, तो यहाँ से पोर्शन लिफ्ट हो गया। तो इस अपलिफ्टमेंट से यहाँ पे जो ऊंचाई देखने को मिलती है हमको अधिक देखने को मिलती, कहाँ के रिस्पेक्ट में? इस रिस्पेक्ट में, ईस्टर्न घाट के रिस्पेक्ट में हमको ऊंचाई अधिक देखने को मिलती है। जो हमारा ईस्टर्न घाट में हमारा जो ऊंचाई देखने को मिलता है 600 मीटर तक मिलता है, बट यहाँ पर हमको 900 से 1600 मीटर तक देखने को मिलता है। ऊंचाई वेरी करती रहती है। हमने ऑलरेडी वेस्टर्न घाट में देखा था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ऊंचाई हमारी बढ़ती जा रही है, उसमें परिवर्तन आता जा रहा है। और इस ऊंचाई में परिवर्तन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किस पर? मॉनसून पर। जैसे जब अधिक ऊंचाई पर पवन टकराएगी तो अधिक वर्षा करेगी, कम ऊंचाई पर टकराती है तो कम वर्षा करती है, बीच बीच में से कहीं कहीं ये निकल भी जाती है पवने, तो उस हिसाब से वर्षा पर भी इसका काफी प्रभाव देखने को हमको मिलता है। मानसून के चैप्टर में साउथ वेस्ट मानसून वगैरह जब हम करेंगे तो उसमें आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। पूर्वी घाट का विस्तार तो हम जानते हैं कि महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है, और पूर्वी घाट सतत नहीं बल्कि अनियमित है। अनियमित क्यों? क्योंकि वेस्ट से फ्लोइंग ईस्ट डायरेक्शन में जो फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या रही हैं? जो चट्टाने हैं उनको काटते पीटते चलती हैं और साधों को लेते हुए चलती हैं। तो इधर में क्या है? ये नियमित नहीं बल्कि कटे फिटे हैं। और बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं इनको ने काट दिया है इनको। यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल ही तो है इस साइड में, इधर हमारा अरब सागर है तो इधर बे ऑफ बंगाल है, और नदियां जब यहाँ पर जा रही हैं तो इधर क्या करें? कटाव करते हुए जा रही हैं, और बंगाल में खाड़ी में गिरने से पहले इन्होंने कटाव कर दिया है, जिस कारण ये ईस्टर्न प्लेटू हमारा, ईस्टर्न घाट जो हमारा है वो क्या है? सतत नहीं है। और पश्चिम घाट में वर्षा होती है, पश्चिमी घाट में वर्षा होती है। मानसून में हम देखेंगे यहाँ पर खड़े हुए कगार हैं बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे पवन पहुंचता है तो टकरा कर वर्षा करता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं मानसून के चैप्टर में तो यहाँ पर ज्यादातर चक्रवाती वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा। लेकिन पश्चिमी घाट पर पर्वतीय वर्षा हमको देखने को मिलती है। ठीक है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय और जावेडी की पहाड़ियां स्थित हैं। ऊटी के नाम से जाने जाने वाले उडमंगलम में नीलगिरी की पहाड़ियां में स्थित हैं। प्रायद्वीपी पठार की विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। काली मृदा क्यों है? क्योंकि हमने कहा था ना वोल्कानो जो विस्फोट हुए हैं वहां से जब लावा का निक्षेप बाहर निकला है तो समय के साथ उनके जमाव के कारण ये मृदा पाई जाती, जो यहाँ पर वो ब्लैक पाई जाती, जिसमें मिनरल्स की अधिकता है। किसकी अधिकता है? खनिज की अधिकता है। तो जिस कारण से यहाँ पर क्या हुआ? ज्वालामुखी से उत्पत्ति के कारण यहाँ पर काली मृदा का निर्माण होता है। और यहाँ पर जैसे समय तो सबसे प्राचीन है प्रायद्वीपीय पठार, तो इस समय के साथ में क्या हुआ है? इनका अपरदन होता रहा है चट्टानों का, वर्षा से, धूप से, समय के साथ इनका अपरदन होता रहता है और होता रहा है। और एक तरह से ये अब क्या कहें, समतल एक तरह से भूमि हो गई है और काली मृदा यहाँ पर देखने को मिलती है। राजस्थान की तरफ अरावली की पहाड़ियां हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर देखने को मिलती हैं। और ये अरावली भी आज की डेट में उतनी हाइट वाला नहीं रह गया है,
क्योंकि यह भी अपर्दित और खंडित पहाड़ियां हैं। हिमालय के पहले से ये पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ी है और यह भी अपर्दित हो चुका है, इसलिए आज भी ये मतलब कहें तो पहाड़ी तो भले है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी ऊंचाई पहले के रिस्पेक्ट में कम हो गई है। जैसे ये आप इस रीजन को अरावली का रीजन आप देख रहे हैं, विंध्यन का रीजन देख रहे हैं, छोटा नागपुर का रीजन देख रहे हैं, ये हमारा गारो हो गया, ये खासी हो गया, इसी के आगे में हमारा जयंतिया रहेगा, ये हमारे शिलोंग पठार के हिस्से हो जाते हैं। और दो पार्ट ये ऊपर वाला कौन सा हमारा होता है, सेंट्रल हाईलैंड वाला हमारा क्या होता है, डेक्कन प्लेटू, ये वाला हमारा क्या होता है, डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो इस तरीके से इनका डिवीजन किया जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम सिर्फ डेक्कन प्लेटू की अगर बाउंड्री की बात करते हैं तो इसके वेस्ट में क्या रहेगा, डेक्कन प्लेटू के वेस्ट में हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर डेक्कन प्लेटू नीचे वाला पोर्शन है तो हमारा वेस्ट में हमको वेस्ट घाट मिलता है, वेस्टर्न घाट, और ईस्ट में हमको क्या मिलता है, ईस्टर्न घाट। ठीक है, पूर्व में पूर्वी घाट है, पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट है। और नॉर्थ में जब हम देखते हैं, नॉर्थ में हमको पहाड़ियां मिलती हैं, सतपुड़ा की, मैकॉल की और महादेव की। नॉर्थ में हमको क्या मिलता है, नॉर्थ में और साउथ में अगर हम कहें, और ईस्ट में अगर हम कहें, और वेस्ट में अगर कहें। वेस्ट में तो हमारा क्या हो गया, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ईस्ट में हमारा क्या हो गया, ईस्टर्न घाट। नॉर्थ में क्या हुआ, तीन पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी, महादेव, मैकॉल और सतपुड़ा। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया ये पेज, फिर से ला देते हैं हम, और सतपुड़ा। ठीक है, और दक्षिण में हमको क्या मिलती है, अनायमुडी की पहाड़ियां। ठीक है, जो सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है यहाँ पे दक्षिण भारत में। ठीक, अनायमुडी की पहाड़ियां हमारी दक्षिण में है। तो ये तो बाउंड्री किसकी है, दक्कन प्लेटू की, दक्कन के पठार की। वहीं पर अगर हम मध्य उच्च भाग सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं तो ईस्ट में क्या है, यहाँ पर ईस्ट में है राजमहल की पहाड़ियां, ईस्ट में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां, साउथ में सतपुड़ा की पहाड़ियां। मींस अगर आप इधर इस तरीके से चलते हैं तो वेस्ट में आपको क्या मिल जा रहा है, अरावली। ऊपर में हमको क्या मिल जा रहा है, ऊपर में तो हमारा नॉर्दर्न प्लेन ही हमें मिल जाता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इधर में हमको क्या मिल रहा है, राजमहल की पहाड़ियां मिल रही हैं। और साउथ में हमको क्या मिल रहा है, सतपुड़ा। और यहीं के नीचे में जब हम जाएंगे तो हमको क्या था, डेक्कन था। तो एक तरह से सतपुड़ा का जो डिवीजन है वो क्या है, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू के बीच में एक तरह से ये सीमा का कार्य भी कर रहा है। मध्य उच्च भूमि का जैसलमेर तक विस्तार है, जैसलमेर राजस्थान में। यहाँ रेतीले टिब्बे और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि यमुना और चंबल नदियों का भी यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हम जैसे प्रायद्वीपीय पठार की ओवरऑल में बात करते हैं तो ये बात तो हमने ऑलरेडी कर दी कि ये भाग हमारा पश्चिम वाला भाग क्या है, उठा हुआ है, पूर्व भाग कम ऊंचाई पर है। तो नदियां क्या होंगी, ऐसे फ्लो करती जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर नदियां पूर्व में बहते हुए क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और उठा हुआ क्यों है, पहले हमने बात किया कि तिब्बतन प्लेटू से टकराने के बाद वेस्टर्न कोस्ट जो है टूटकर एक हिस्सा ऊपर उठ गया और एक हिस्सा क्या हुआ, समुद्र के नीचे चला गया। तो पहले जो इनिशियल जो अभी ये नदियां इधर में आपको दिख रही हैं, पहले इन नदियों की दिशा इधर ही हुआ करती थी, पश्चिम की तरफ ही। बट क्या हुआ, जब ये टकराने के बाद ये हिस्सा ऊपर उठ गया तो अब नदियां इस तरफ आती तो थी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जा पाएंगी क्या, फिर इनको यहाँ पर क्या हुआ, ढलान मिलने लगा ना। तो जब इनको ढलान मिला तो क्या हुआ, ये पूर्व की दिशा में बहने लगी, ना कि पश्चिम की दिशा में। तो इस तरीके से हमको क्या देखने को मिल जा रही है, टोटल यहाँ पर जो चीजें देखने को मिल रही हैं, एक तो हमको अरावली का रेंज मिल रहा है जिनके बारे में हमको पढ़ना है, सेंट्रल हाईलैंड हुआ, पूर्वी पठार का हिस्सा हमारा हुआ, पूर्वी घाट हुआ, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और डेक्कन प्लेटू, जिसमें से हम ईस्टर्न घाट और
वेस्टर्न घाट को तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बाकी बची हैं अरावली रेंज, मध्यवर्ती उच्चभूमि सेंट्रल हाईलैंड, दक्कन के पठार और पूर्वी पठार को हमको देखना होगा। इसका फर्दर डिवीजन करते हैं, इसका फर्दर डिवीजन होता है और इसका भी फर्दर डिवीजन किया जाता है। जैसे आप सेंट्रल हाईलैंड की जब बात करते हैं, मध्य उच्चभूमि की बात करते हैं, तो इसमें 3 श्रेणियां आपको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और विंध्य पर्वत श्रेणी। कौन कौन सी? मालवा, बुंदेलखंड और विंध्य पर्वत श्रेणी। उसके बाद इसी तरह से अगर आप डेक्कन प्लेटू की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दक्कन लावा पठार देखने को मिलता है, तेलंगाना का पठार देखने को मिलता है और क्या देखने को मिलता है? कर्नाटक का पठार देखने को मिलता है। इसमें हमारे कौन से मालवा, बुंदेलखंड और विंध्य पर्वत श्रेणी, इसमें आप बघेलखंड को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ईस्टर्न घाट जो हमारा बघेलखंड क्या है, पूर्वी विस्तार में आ जाता है, इसलिए इसको हम किस में ले लेते हैं? ईस्टर्न प्लेटू में। तो बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार, ये हमारे किस में आ जाते हैं? पूर्वी पठार यानी ईस्टर्न प्लेटू में। बघेलखंड, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, छोटा नागपुर और मेघालय। जबकि कुछ लोग इस बघेलखंड को सेंट्रल हाईलैंड में भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन उतना आपको कंफ्यूज उसमें नहीं होना है। ईस्टर्न प्लेटू में अगर आप करके चलते हैं तो भी आपका आंसर गलत नहीं होने वाला। तो इस तरह से ये वाला जो रीजन हमारा होता है प्लेटू वाला पूरा, उसको हमको कवर करते हैं हम किसमें? प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से में। बातें हो गई है। नॉर्थ में हमारा नॉर्थर्न प्लेन हो गया, ये हमारा पठार हो गया, इधर डेजर्ट हो गया, इधर ऊपर में हिमालय रेंज हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया। चलिए, ये तो हो गई सीमाओं की बात। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा? अब हमको जानना होगा इस अरावली के बारे में, इस विंध्यन के बारे में, इस सतपुड़ा के बारे में, छोटा नागपुर के बारे में, पूरे डेक्कन प्लेटू के बारे में। ठीक है, इतनी चीजों को जानने के बाद हमको कुछ जो पहाड़ियां हैं, जो चोटियां हैं, जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, जो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, जो तमिलनाडु में पाई जाती हैं, उनको भी हमको देखना होगा। क्योंकि कई बार ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ उनकी पोजीशन लगाने को आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि किस स्टेट की ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसको भी हमको देखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अरावली पर्वत की। सबसे पहले हम अरावली पर्वत की बात करते हैं। तो ये एक रेसिडुअल माउंटेन है और सबसे प्राचीन पर्वत है, क्योंकि हमने कहा ना कि हिमालय से भी प्राचीन है। ये प्री कैम्ब्रियन युग का पर्वत है ये, और ये एक अवशिष्ट रेसिडुअल पर्वत है जो कि प्राचीनतम वलित फोल्ड माउंटेन में से एक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, इंडिया का सबसे प्राचीन पर्वत है ये। ठीक है, और इसकी लंबाई अगर हम कहें टोटल लेंथ 1100 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो चूंकि इसका अपर्दन वगैरह भी हो गया है, तो 800 किलोमीटर के रेंज में ही ये आती है। और इसकी बाउंड्री क्या करते हैं हम? गुजरात के पालनपुर से, गुजरात में कहा? पालनपुर से दिल्ली में मजनू का टीला तक इसका विस्तार है। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के मजनू के टीले तक में इसका विस्तार है। और इसकी टोटल जो लंबाई है क्या देखने को मिलती है? लगभग 800 किलोमीटर। ठीक है, तो एक तो ये रेसिडुअल माउंटेन हुआ। ठीक, दूसरा हमारा क्या हो गया? ये ओल्डेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। प्री कैम्ब्रियन युग में है। कहां से कहां तक इसकी सीमा है? गुजरात से दिल्ली तक में। गुजरात में कहा? पालनपुर, दिल्ली में मजनू का टीला तक में इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। अरावली के पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो क्या है? थार का मरुस्थल है। यहाँ पर अगर हमारा अरावली है इधर में, तो इसके पश्चिम में, वेस्ट में हमको थार का मरुस्थल देखने को मिलता है, जिससे ये एरिया क्या होता है? गर्म हो जाता है, जिससे एरिया ये काफी गर्म रहता है। ठीक है, और पूर्व में एक अर्धशुष्क मैदान है
जहां पर वर्षा क्या होती है 50 सेंटीमीटर से कम। आप जानते हैं कि जो अरावली का रेंज है मान लीजिए हमारा, तो इस क्षेत्र में हमारी इनिशियल में तो यहाँ पर टकरा के वर्षा हो जाती है मानसून में, हम चैप्टर में हम देखेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होती है कि चूंकि नमी प्राप्त नहीं कर पाती हवाएं, जिस कारण यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम रहती है और सिर्फ 50 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है, जिस कारण इसके ईस्ट वाला जो पार्ट है वहां पर 50 सेंटीमीटर से कम की वर्षा होती है और यहाँ पर अर्ध शुष्क मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, अर्ध शुष्क मैदान पाए जाते हैं। वहीं पर अगर हम थार डेजर्ट की बात करते हैं जो पश्चिम में, तो इनका विस्तार हरियाणा में भी देखने को मिलता है, पंजाब में भी मिलता है, राजस्थान में भी मिलता है, गुजरात में भी मिलता है और पाकिस्तान में भी मिलता है। तो कुल मिला के भारत के 4 राज्यों में और पाकिस्तान में इसका विस्तार हमको देखने को प्राप्त हो रहा है। और अरावली पर्वत की स्थिति अगर हम देखें तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के समानांतर है। जैसे आप मान लीजिए ये आपका अरावली है और दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो क्या होता है कि ये सिर्फ जस्ट टकराता नहीं बल्कि इसके टकराने की वजह पैरेलली ये निकल जाता है। तो अगर ये टकरा नहीं रहा है तो क्या वर्षा करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि जब तक टकराएगा नहीं तब तक बादल फटेंगे नहीं, समझ लीजिए, और वर्षा हो नहीं पाएगी। और इस दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर होने के कारण ही वर्षा नहीं हो पाती है और जिस कारण से क्या हुआ है, इस थार डेजर्ट का निर्माण समय के साथ में हुआ है। ठीक है, जैसे आपका ये क्या हुआ, अरावली का माउंटेन हुआ, और जैसे हमारी जब वर्षा होती है तो यहाँ से आ रही है मानसून की पवने, लेकिन क्या हुई, इससे टकराने के बाद के चक्कर के बजाय ये सीधे सीधे निकलती चली जा रही है और यहाँ ये बेचारा बस मुंह देख रहा है कि भैया थोड़ी बारिश दे दो, थोड़ी बारिश दे दो। लेकिन मानसून पवने क्या कहती है, नहीं, हम तुमको नहीं देंगे, तुम दूरी पर हो, हम तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनिशियल जो है यहाँ पर जैसे जब ये मूव कर रही होती तो यहीं पर है माउंट आबू, जो यहाँ की अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। तो ये पवने कहती चलो भैया तुमको पूरे को तो हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम थोड़ा टकरा कर वर्षा कर देते हैं और यहाँ पर 150 सेंटीमीटर के अराउंड में वर्षा हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर उठती हैं, हिंद महासागर से उठते हुए ऐसे चलती हैं, जब कुछ तो इधर घूम जाती हैं और चलते 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 यहाँ पर गिर और मांडव की पहाड़ियां भी पड़ जाती हैं। तो जो भी नमी आई जाती है पहले से वो यहाँ पर वर्षा कर देती है, थोड़ी बहुत जो नमी रहती है वो यहाँ वर्षा कर देती है, लेकिन उसके बाद में न नमी रहती है न टकराहट होती है, तो वर्षा अरावली के क्षेत्र, अरावली के पश्चिम में देखने को नहीं मिलती है और जिस कारण से यहाँ पर रेगिस्तान का निर्माण हो गया है। ठीक है, इस तरह से मूवमेंट साउथ वेस्ट मानसून का चलता रहता है। साथ ही यहाँ पर कुछ दर्रे भी देखने को मिलते हैं, पिपली घाट है, यहाँ पर देवार घाट है, हल्दी घाट है और यहाँ पर एक प्रसिद्ध दिलवान टेम्पल भी पाया जाता है जिसके बारे में आप आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। ठीक है, पिपली घाट, देवार घाट, हल्दी घाटी यहाँ पे प्रसिद्ध दर्रे हैं, इनको आप नोट करिए, कभी क्या पता मैच कराने के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट अब हम बात करते जाते हैं सेंट्रल हाईलैंड में, किसमें, सेंट्रल हाईलैंड, और जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, मालवा के पठार की। लेकिन वो बात हम आज नहीं करेंगे क्योंकि एक साथ अगर हम सारी चीजों को करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करते हुए हम चलेंगे। जितना अभी किया उसको आप पहले रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे वो चीजें आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएं। क्या सीमाएं हैं, अरावली की क्या खासियत है, थार डेजर्ट में वर्षा का रेगिस्तान वहां पर क्यों है, वर्षा वहां पर क्यों नहीं हो पाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने आज देख लिए हैं। अगर आप देखेंगे एग्जाम का कोई भी पेपर तो सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आप इन सब चीजों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जब करते हैं तो क्या करते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड के मालवा के पठार को हम करेंगे। ठीक है।